अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आसिफ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। और आप जानते हैं कि सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है हमारे पास, इसको हम जो बुक टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आज मैं कुछ आपको स्कीम बताऊंगा कि आप हमने अपने जो पूरे कोर्स को किस तरह कवर करना है और हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और हमारी बुक का नाम है जी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। जी, हमारी बुक का नाम है जी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं सेकंड ईयर में वो हैं 7। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जी फंक्शन एंड लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आज चैप्टर हमारे का नाम है जी फंक्शन एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी फंक्शन क्या होता है। जो आज का टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि हम जितना भी हायर मैथमेटिक्स, बिकॉज मैं अगर बात कर रहा हूँ अपने लेक्चर की तो जाहिर है सिर्फ सेकंड ईयर या इंटर के स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करेंगे, यकीनन तमाम टीचर्स भी इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो लेक्चर बड़ा क्रूशियल है। जितनी भी हम डिस्कशन करते हैं ओवरऑल हमारी जो अब हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो जो लेक्चर में बात हमारा फंक्शन है ना, ये उसके लिए बिल्कुल एक बेसिक लेक्चर है। तो हम हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं जी। ग्राफ बन गया, ग्रुप्स क्या होते हैं, तो सारे के सारे जो मैनिपुलेशन है वो स्टार्टिंग हमारे पास कहाँ से हो रही है, फंक्शंस के अंदर से। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारे टॉपिक को। टॉपिक हमारे पास है जी फंक्शन। मैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में लिटिल बिट आपको बताऊंगा कि जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनिज, जिसने पहली दफा इस टर्म को यूज किया। क्या नाम है मैथमेटिशियन का? जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम है जी लेबनिज। उसने ये इसको नाम दिया फंक्शन का, और उसने कहा कि एक ऐसा एक टेक्निक है जिसमें एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंस हम जाहिर करते हैं। देन एक मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था आयलर, जिसने इसको प्रॉपर सिंबलाइज कर दिया। आयलर ने क्या बोला कि जो डिपेंडेंस एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर है उसको उसने सिंबल दे दिया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। दोबारा सुनिएगा, जो टर्म फंक्शन है इसे किसने रिकॉग्नाइज किया? जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज ने। और आयलर के मैथमेटिशियन आया बाद में जिसने इसको प्रॉपर सिंबलाइज कर दिया कि जिसकी बात की थी लेबनिज ने कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है। सो अगर मैं लिखने जा रहा हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट मींस हमारे पास दो वेरिएबल हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल हैं? एक हमारे पास है जी डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका नाम है जी यहां पे y, और दूसरा हमारे पास है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, तो जो डेफिनेशन हमें दिया आयलर ने उसके मुताबिक एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब y डिपेंडेंट किस तरह है या x इंडिपेंडेंट किस तरह है? लाइक अगर हम फंक्शन लिखने जा रहे हैं y ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, हम देख रहे हैं y हमारा डिपेंड करता है x के ऊपर। किस तरह? अगर हम x को कुछ वैल्यूज अलॉट करें, इन रिटर्न क्या होगा, हमें y की वैल्यूज में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। लाइक अगर मैं कहता हूं मैं x को यहां वैल्यू अलॉट करता हूं 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं x को वैल्यू अलॉट करता हूं 2, तो आप देख रहे हैं आपका आंसर आ रहा है 4। इसका मतलब है जब जो x की वैल्यू में आप चेंज लाते हैं आपका y चेंज होता है। इट मींस y डिपेंड्स अपॉन x। सो हमने क्या बोला, y हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसी रिलेशन को हम डिफरेंट एग्जांपल के जरिए इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम कंप्यूटर साइंस में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनपुट और आउटपुट का। मैं कहता हूं जी मेरे पास एक मशीन है। आप जानते हैं मशीन क्या होती है? मशीन एक डिवाइस होती है जिसमें हम कुछ चीजें या कुछ इनपुट देते हैं और एट द एंड हम डिमांड करते हैं कि हमें कुछ आउटपुट मिले। मैंने इसको यहाँ पे इनपुट दिया और जाहिर है मेरी यहाँ पे कुछ डिमांड होगी कि मुझे रिटर्न क्या मिले? आउटपुट। तो कहते हैं फंक्शन भी हमारे पास एक मशीन ही है जिसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और एट द रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे यही काम नहीं हो रहा, हमने कुछ वैल्यूज अलॉट की और इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आंसर में मिली। तो इसका मतलब है फंक्शन एक मशीन ही है जिसमें कुछ वैल्यूज हम अलॉट करते हैं और एट द एंड हमें कुछ आंसर मिलता है।
ये तो हम सिर्फ खुद को समझाने के लिए बात करते हैं ना मशीन की। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है। वो डेफिनेशन इस कदर फ्रूटफुल होगी कि आप जहाँ भी इसको इस्तेमाल करेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगी। डेफिनेशन बुक्स के अंदर भी लिखी हुई हैं, बहुत सी टेक्स्ट बुक, बहुत से ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया है। ये डेफिनेशन जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, ये डेफिनेशन लिखी हुई इतनी सादा है कि आपको इसकी बात खुद ही समझ आ जाएगी। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। डेफिनेशन कुछ यूं है, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है? दोनों एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है दोनों सेट्स खाली नहीं हैं, ठीक है। देन लॉ ऑफ एसोसिएशन, डेफिनेशन एक एक वर्ड के ऊपर हमने फोकस करना है। लॉ ऑफ एसोसिएशन दैट लिंक्स व्हाट? each element of set A किसके साथ? with unique element of set B। दोबारा देखिएगा, हमने क्या नाम दिया फंक्शन को? हमने बोला कि let A and B टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लॉ ऑफ एसोसिएशन, मिलाने का कानून, ऐसा तरीकाकार जिसमें क्या हो? that links each element of set A, ईच एलिमेंट किसका? सेट ए का, किसके साथ? विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर आप इसी डेफिनेशन को समझ लें तो पूरे का पूरा टॉपिक हमारा एक सिंगल डेफिनेशन के अंदर ग्रास्प होता है। मैंने क्या बोला? ऐसा मिलाने का कानून जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट रिलेशन बनाए, क्या करे? लिंक करे, किसके साथ? विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मैं इसकी कुछ एग्जांपल देखता हूं, इसको हम हल करेंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ डायग्राम। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी, इसी डेफिनेशन को हमने 3-4 तरह से देखने हैं, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, या इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। उसने कहा जी सेट्स हैं, तो ये लिए मैंने कुछ सेट ले लिए। मैंने कहा जी ये मेरा एक सेट ए है, ये मेरा एक सेट बी है। दोनों सेट्स क्या हैं? नॉन एम्प्टी। कुछ ना कुछ एलिमेंट ले लें, 1 2 3, यहाँ पे ले लें x y, कुछ भी ले सकते हैं, नो इशू। हम सिर्फ बात को समझ रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि एलिमेंट्स बराबर हों, किसके कम हों किसके ज़्यादा हों, इसके ऊपर बात नहीं है। हमने क्या बात की कि दोनों सेट्स क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। हम बात करने जा रहे हैं कि फंक्शन कब बनेगा, क्या होना चाहिए? एसोसिएशन होनी चाहिए। एसोसिएशन होगी किस तरह? कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब है जब आपने लिंक करने एलिमेंट्स को तो सेट ए का हर एलिमेंट लिंक करना चाहिए। कैसे? मैं एक दफा फर्जी लिंकिंग बिलोंगिंग बना रहा हूं। मैं कहता हूं 1 का रिलेशन x के साथ है, 2 का y के साथ है। क्या ये फंक्शन है? अभी देख लेते हैं। डेफिनेशन ने क्या बोला? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। आप देख रहे हैं ए में एक एलिमेंट 3 पड़ा है जिसका रिलेशन नहीं बना, इट मींस ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज हमें यहीं से मिल गया। क्या मिला? कि जब तक सेट ए का हर एलिमेंट रिलेशन नहीं बनाएगा तब तक ये फंक्शन नहीं बनेगा। सो इट मींस वी हैव टू जॉइन इट। ठीक है, मैं अभी ये फंक्शन आपको नजर आ रहा है, बन रहा है कैसे? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओके। अगली कंडीशन क्या है? विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिकनेस का मतलब यहाँ पे क्या है? कि ए का हर एलिमेंट रिलेशन बनाए, किसके साथ? विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। बी का एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, ए का एलिमेंट यूनिक हो या ना हो, नो मैटर। दोबारा देखते हैं, अब 2 और 3 दो एलिमेंट हैं जिसके साथ मिलते हैं, ये एलिमेंट यूनिक किसका है? बी का। ओके, फंक्शन बन रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं, मैं एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूं z और 2 का रिलेशन मैं बना रहा हूं z के साथ। अब पहली बात, सेट ए का हर एलिमेंट मिल रहा है, यहां तक तो बात ठीक है। अब जब मिला रहे हैं किसके साथ? यूनिकनेस वाले केस में क्या होता है? अब देखिए एक एलिमेंट 2 है, इसका रिलेशन देखिए हम जब ने मिलाया तो y के साथ भी मिल गया, z के साथ भी मिल गया, तो यूनिकनेस तो फेल हो गई। अभी इसका मतलब है दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन कब बनेगा? जब 2 एलिमेंट हमने जो लिखा 2, इसका रिलेशन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ हो। तो डेफिनेशन जरा कंफ्यूज नहीं हो गई? तो उसका हम ऐसी कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम कभी गलती ही नहीं करेंगे। मैं एक 2 ऐसी एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी फंक्शन का टॉपिक आपके ज़हन में आएगा आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि कौन किससे मिल सकता है, कौन किससे नहीं मिल सकता। एक छोटी सी बात आपको यहां बता देता हूं कि मैनी टू 1 ये चीज फंक्शन में अलाउ है। ज्यादा एलिमेंट किसी एक से मिल सकते हैं। देखें एलिमेंट 2 और 3 y से मिल रहे हैं, ये मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1 to many, ये बात फंक्शन में अलाउ ही नहीं है। बस हमने ये पॉइंट यहां पे नोट रखना है। अब जिस एग्जांपल की मैं बात करने जा रहा हूं, मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं। ये मेरे पास 2 सेट्स हैं
और हमने बनाया है इनके दरमियान फंक्शन बनाना है। ये मेरा सेट ए है, मैं कहता हूँ इसमें है जी हमारे पास फीमेल्स, इस सेट में हमारे पास है मेल्स, तो फीमेल्स वाले सेट को एफ का नाम दे देते हैं, मेल्स वाले सेट को एम का नाम दे देते हैं। पहली बात। अब एफ यहाँ पे क्या है, हम कहते हैं जो हमारा सेट एफ है ये एक मैरिज ब्यूरो है, और हम जानते हैं कि जो मैरिज ब्यूरो है ये क्या करता है, शादियाँ करवाता है। हम क्या करेंगे, फीमेल्स के अंदर जाहिर है कुछ फर्जी नाम रख लेते हैं अपनी मर्जी से। मैं कहता हूँ एक नाम है जी आइन, कुछ नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ मेल्स के अंदर कुछ भी ले ले, ए बी। हम ये देखना चाह रहे हैं, फंक्शन को समझना चाह रहे हैं कि किस तरह बन सकता है। अब मैरिज ब्यूरो का काम क्या है, हमने क्या बोला था, ऑल एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब है मैरिज ब्यूरो ने जो शादी करवानी है, हर औरत की शादी करवानी है। करवानी किसके साथ है, ज़ाहिर है मेल्स के साथ करवानी है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ आइन की शादी हो रही है ए के साथ, नून की शादी है बी के साथ, और मीम की शादी है ए के साथ, तो हमें पता क्या चला। पहली बात, यहाँ क्या हो रहा है, आइन और मीम दो औरतों की शादी ए के साथ हो रही है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इस्लाम में 4 शादियाँ भी अलाउ हैं, एक वक्त में 4 और उसके बाद ज़्यादा भी अलाउ है ना। इट मीन्स क्या हुआ कि एक से ज़्यादा औरतें एक बंदे से शादी कर सकती हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, लेकिन अगर मैं ये काम करूँ, वही औरत आइन बी के साथ भी शादी कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही तो हम बात समझना चाह रहे थे कि 1 to many अलाउ नहीं है। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको जब भी आप समझें तो आप एक सेट बनाएं, फीमेल्स का एक सेट बनाएं, मेल्स का, तो आप जानते हैं, अंडरस्टूड है कि ये चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं बनेगा। एक और बड़ी प्यारी और बड़ी सादा मिसाल, मैं 2 सेट ले रहा हूं। यहां हम ले लेते हैं चिल्ड्रन, यहां ले लेते हैं पेरेंट्स, या बल्कि फादर्स बोल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वालिदैन हैं, ठीक है। एक बच्चा है ए नाम का, एक बी नाम का, एक सी नाम का। फादर है, कुछ भी नाम रख लें, फर्जी नाम रख लेते हैं आइन और मीम। अब पहली बात, अब फंक्शन का यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, यही एग्जाम्पल क्यों शामिल की। अब हमने ऐसा फंक्शन बनाना है जो हमें यह बताएगा कि किस बच्चे का कौन सा वालिद है। पहली बात, हर बच्चे का कोई ना कोई वालिद है। आप देख सकते हैं डेफिनेशन ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए लिंक बनाएगा। तो जब हम ये बात करेंगे कि हर बच्चे का कोई ना कोई वालिद है, अंडरस्टूड है, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जिसका कोई वालिद ना हो। इसका मतलब है रिलेशन सेट ए का लाजमी बनेगा। ऐसा भी मुमकिन है ये सारे के सारे बच्चे इस आइन के बेटे हों, पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि मीम का कोई बच्चा ना हो, या मीम का कोई ना कोई बच्चा है लेकिन वो इस सेट में नहीं है। तो एक चीज हमें बार बार मिल रही है कि सेट ए का हर एलिमेंट रिलेशन बना रहा है। यही तो हम बात कर रहे थे। डेफिनेशन क्या थी, लॉ ऑफ एसोसिएशन दैट लिंक्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो आप जितनी मर्जी तरीकों से चेक कर लेंगे, जितने मर्जी डायग्राम बना लें, आपको हमेशा एक बात तो देखने को मिलेगी कि जो एलिमेंट ज्वाइन करते हैं उसमें सेट ए का हर एलिमेंट शामिल है। तो हम कह सकते हैं ना, जो डोमेन हमारे पास है फंक्शन की, जिसे हम इनपुट कहते हैं, वो पूरे का पूरा सेट ए है, और जो हमारी रेंज है वो सेट बी के बराबर भी आ सकती है और उसका सबसेट भी आ सकती है। अब यहाँ पे देखें, पूरे का पूरा सेट बी इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे पूरे का पूरा सेट बी इस्तेमाल हुआ, बल्कि एक एलिमेंट जहाँ हमने स्किप कर दिया। तो पॉसिबिलिटी है कि उसके बराबर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। लेकिन अगर डोमेन सेट ए के बराबर ना आई, इट मीन्स वो फंक्शन ही नहीं है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमारे पास कि फंक्शन होता क्या है, बनता कैसे है। अब हम कुछ तरीके देखेंगे, ये तो हमने डायग्राम से देखा ना, हम एक दो ग्राफ बना के देखेंगे कि क्या हम ग्राफ से जज कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर ग्राफ हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। फिर हम इक्वेशन की मदद से भी यही चीज देखेंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर इक्वेशन आपके पास फंक्शन बनाती है या नहीं बनाती है। देन हम आएंगे अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और देन लास्टली एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 जी। तो अब हम देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जब भी आपके पास वो ग्राफ बनाओ और आप देखना चाहते हो वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो आपने उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाना है। वर्टिकल लाइन जो टेस्ट है वो क्या बताता है, अगर आप उस एक वर्टिकल लाइन उस ग्राफ के ऊपर ड्रा कर दें और वो उस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करे सिर्फ, इट मीन्स वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है। अदरवाइज वो जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं है। लाइक मैंने एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं और ग्राफ है जी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, मान लीजिए ओरिजिन को टच कर रही है। अब हमने क्या बात की, हमने इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन गिरानी है, और वर्टिकल लाइन किस तरह की होती है आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है। ये ले लें, बट किसी पॉइंट पे भी गिरा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे गिरा रहा हूँ, जहाँ आप यहाँ गिरा के देख लें, अगर ये लाइन सिर्फ ग्राफ के एक पॉइंट को टच करे, इट मीन्स इट इज अ
ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। लेकिन अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं लाइक जिस तरह आपने पैराबोला हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक पैराबोला का ग्राफ है, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में स्टडी भी करेंगे ये पैराबोला क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अगर मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन गिराता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि यहां पे ये एक से ज्यादा 2 पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ को टच कर रही है ये लाइन। इट मींस जो ये हमारा ग्राफ है ये तो फंक्शन था, लेकिन जो ये वाला ग्राफ है दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो हम यहां कह सकते हैं दिस ग्राफ इज नॉट फंक्शन। बहुत से तरीके हैं जी, हम किसी भी ग्राफ की मदद से भी चेक कर सकते हैं अपने कि वो हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। अब मैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन भी चेक कर सकता हूं कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखूंगा और हम उसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा कि वो जो इक्वेशन है वो एक फंक्शन है या नहीं। लाइक अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने, ये इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स। सिंपल मैंने इक्वेशन लिख दिया, आइडेंटिटी फंक्शन है, आगे जाके हम इसको स्टडी भी करेंगे। इसके अंदर मैं जितनी वैल्यूज पुट करूंगा उतने आंसर आएंगे। 1 पुट करूंगा 1 आंसर आ रहा है, 2 पुट करूंगा 2 आंसर आ रहा है। पहली बात कंडीशन क्या होती है, जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर आए और रेंज हमारे पास है सेट बी का सबसेट। जो चीज हमें प्रॉब्लम करती है वो है 1 टू मेनी। ये बात आप फंक्शन में अलाउ नहीं कर सकते, यानी एक पॉइंट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा जवाब आए, इट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। आपको हर पॉइंट के ऊपर एक ही आंसर मिलेगा। मैं इसको मजीद आसान फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो y एट x इज इक्वल टू एक्स, सो इट इज अ फंक्शन। अगर मैं लिखूं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अब चेक करना है हमने कि क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो अंडरस्टूड है, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर इस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। अब हमने जज करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अभी देखते हैं, अगर मैंने इसके अंदर एक नंबर पुट किया 1 तो पॉसिबल है +1 आंसर हो, पॉसिबल है -1 आंसर हो। वही डायग्राम इसके ऊपर लगाते हैं। अगर मैंने इसके अंदर पुट किया 1, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो आंसर +1 आ रहा है या तो -1 आ रहा है। हम बात कर चुके हैं कि 1 टू मैनी वाली कंडीशन हमारे पास जब भी आ गई इट मींस वो इक्वेशन है वो अब आपके पास फंक्शन नहीं है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है y ऑफ x इज इक्वल टू +-√x इज नॉट अ फंक्शन। सो बहुत से तरीके हैं किसी भी इक्वेशन को चेक करने के कि वो फंक्शन है या नहीं है। अभी तक हमने क्या सीखा कि फंक्शन क्या है, जब भी आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हों, लॉ ऑफ एसोसिएशन दैट लिंक्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर कोई इस तरह का रिलेशन है तो जो रिलेशन है वो आपके पास फंक्शन है। अब हम क्या पढ़ेंगे फर्दर, जो हमारे पास टाइप्स हैं जो सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में गिवन है, कुछ टाइप स्टडी करेंगे, देन हम उसको 1.1 एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कुछ बेसिक्स टाइप्स उसने आपके बुक के ऊपर मेंशन की हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शन जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलकर बने हों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, दरमियान में कोई प्लस माइनस का सिंबल आ सकता है। इसकी जो पहली टाइप हमारे पास आती है वो है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल क्या होता है? ये भी एक फंक्शन है और इसकी पहचान क्या है? इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं an xn प्लस an-1 xn-1 अप टू सो ऑन और a1 x1 प्लस a0। आप देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर थ्रू आउट नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? यानी पावर x की नेगेटिव ना हो, हाँ 0 हो सकती है। ये आपके पास पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? n। ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है। कब? व्हेन जो कोएफिशिएंट हमारे पास है an ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम ये कहते हैं p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। मैं एग्जांपल के तौर पे एक पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूं। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर आपके पास क्या है? 4। ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है और यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा वो है 2। सो 2 इज आवर लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल के अंदर जो मोस्ट हाईएस्ट डिग्री होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल की आगे डिफरेंट आपके पास टाइप्स आ जाती हैं।
अगर मैं लिखने जा रहा हूँ जी आइडेंटिटी फंक्शन, जिसकी अभी हमने छोटी सी एग्जांपल भी देखी थी। आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें आप जो पुट करें वही आपको आंसर में आ जाए। यानी जब हमने डेफिनेशन फंक्शन की पढ़ी वो क्या थी? ए से लेकर बी तक फंक्शन था। ये ऐसा फंक्शन है जो ए से लेकर एक सेट ए तक ही है, एलिमेंट्स एक सेट के एलिमेंट्स को आपस में मैप करवाता है, जो पुट करते हैं वही जवाब आता है। ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन का। फिर हमारे पास आता है जी रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन रैशनल फंक्शन क्या होता है? हमने रैशनल नंबर तो पढ़ा हुआ है, ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें क्यू नॉन जीरो हो और पी और क्यू अपनी लीस्ट फॉर्म में हो। खैर ये बहुत लंबी डिस्कशन है कि रैशनल नंबर क्या हर बटे वाला नंबर रैशनल है कि नहीं है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक प्रॉपर लेक्चर रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ रैशनल फंक्शन की, तो पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल अगर कोई इस तरह का फंक्शन है तो इसका नाम मतलब है वो रैशनल फंक्शन है। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ x की पावर 3 + 1 ओवर x की पावर -2 + 1। क्या ये रैशनल फंक्शन है? नहीं जी, रैशनल नहीं है। ऊपर तो पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? x की पावर क्या है? -2। सो दिस इज नॉट अ रैशनल फंक्शन। हाँ, x + 1 ओवर लिख लें x² -1, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। वाई? तो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, बटे के नीचे भी आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फर्दर आपके पास जो टाइप्स हैं फंक्शंस की, कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिसमें उसने डिफाइन कर दिया जी पैरामीट्रिक फंक्शंस, फिर आपके पास आ जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अच्छा, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? मैं आपको जो चीजें हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बता रहा हूं। पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसी इक्वेशंस के साथ एक फंक्शन बनाएं जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर किसी तीसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। अब अगर स्टैटिस्टिकली देखें, स्टैट में पैरामीटर हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट दोनों का रोल प्ले कर सके, उसे कहते हैं पैरामीटर। मैं क्या बात कर रहा हूं? इक्वेशंस पैरामीट्रिक कब होती हैं? अगर मैं लिखूं x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। अब देखें x डिपेंड्स अपॉन थीटा, y डिपेंड्स अपॉन थीटा, तो थीटा इज पैरामीटर। तो दीज इक्वेशंस आर पैरामीट्रिक इक्वेशन। या x = at², y = bt, x depends upon t, y depends upon t, these equations are parametric equations. नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है जी इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, ध्यान से सुननी है। लफ्ज इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? वेरिएबल्स आपस में मिक्स हों, इस तरह मिक्स हों कि हम उन्हें अलग ना कर सकें। अब अगर बात कर रहे हैं फंक्शन की, हमने फंक्शन को सिंपल क्या दिया? y इज द फंक्शन ऑफ x। ऐसा फंक्शन जिसमें x और y इस तरह मिक्स हो कि हम उन्हें अलग ना कर सकें, तो वो फंक्शन क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। लाइक अगर मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं xy + 1 = 2x। अब जहां x और y को सेपरेट अलग नहीं कर सकते तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन लिखूं जिसमें x और y क्या आ जाए? सेपरेट हो सकें, स्प्लिट हो सकें, सेपरेट, हम उसे क्या नाम देंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। लाइक मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं y = 2x + 1। आप देख रहे हैं x एक तरफ है, y एक तरफ है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जब हम x और y को अलग ना कर सकें उसका क्या नाम है? इम्प्लिसिट फंक्शन। और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे पास इंटर में या तो बतौर डेफिनेशन या तो पेपर में बतौर क्वेश्चन लाजमी अपीयर होती है, उसका नाम है इवन और ऑड फंक्शन। पहले हम बात करने जा रहे हैं जी इवन फंक्शन की। कोई भी फंक्शन हमारे पास इवन कब होता है? अगर हम उसमें x की जगह पे -x पुट करें और एट द एंड रिजल्ट में हमें फंक्शन ही जवाब में मिल जाए तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन है इवन। और यही डेफिनेशन अगर इस तरह आ जाए कि आप फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करें और आपको जवाब में फंक्शन तो मिले लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। लेकिन अगर आप फंक्शन में -x पुट करें, जवाब में वापस फंक्शन ही ना मिले, तो हम क्या कहते हैं? ये फंक्शन ना तो इवन है ना तो ऑड है। तो इसे हम किस तरह लिखते हैं? नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं। फंक्शन मेरे पास क्या है? मैं कहता हूं फंक्शन मेरे पास है x⁻³ ले लेते हैं। हमने क्या कैसे चेक करना है इवन है कि ऑड है? अगर मैं इसको पुट करता हूं f(x) = यहां पे -x, तो यहां पे आ जाएगा -x⁻³
आप जानते हैं नेगेटिव नंबर की पावर जब भी एक ऑड नंबर होगा आंसर अगेन आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा ये माइनस वैसे ही आ गया। x की पावर 3 हमारे पास क्या है, फंक्शन। इससे हमें क्या मिला, हमने फंक्शन में नेगेटिव साइन पुट किया, वापस फंक्शन तो मिला लेकिन विद द नेगेटिव साइन। तो जब भी ये केस होगा हम क्या बोलेंगे, f इज ऑड। अब मैं चाहता हूं इवन की वो एग्जांपल आपको बताऊं जिसके बिहाइंड एक प्रॉपर लॉजिक भी हो। ऑब्वियसली ये भी लॉजिक तो है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। मैं और इवन फंक्शन के लिए आपको जो एग्जांपल करवाने जा रहा हूं वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं f of x इज इक्वल टू cos x। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बिकॉज ये इसकी लॉजिक हमें अक्सर लोगों को नहीं पता होती। मैं कहता हूं मैंने फंक्शन में नेगेटिव x पुट किया, हर बच्चे का एक ही जवाब है सर cos में नेगेटिव पुट करें तो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने फंक्शन में नेगेटिव x पुट किया तो वापस हमें फंक्शन मिल गया। अंडरस्टूड है, ये आपके पास इवन फंक्शन है। क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि इवन है कि ऑड है, क्वेश्चन ये है कि y जब cos x में हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं, नेगेटिव x, तो वो क्यों खत्म हो जाते हैं। हम इसे डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो पहले बताएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट, नेक्स्ट टाइम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला। क्वेश्चन ये है जी y cos इंटू माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू cos x y। अच्छा क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं cos ऑफ माइनस एक्स को 0 माइनस एक्स। अंडरस्टूड है, हम 0 में से किसी भी चीज को माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अगर क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं 0, 90, 180, 270 एंड जब चक्कर मुकम्मल होगा तो दैट इज इक्वल टू 360। अब 0 में से कुछ माइनस हो रहा है। आप जानते हैं जब माइनस करते हैं तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप जिस क्वाड्रेंट में है वो है क्वाड्रेंट नंबर 4 और हम जानते हैं चौथे क्वाड्रेंट में जो हमारा कोज है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइन देता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कोज पॉजिटिव। यही वो वजह है कि जब आप नेगेटिव साइन पुट करते हैं वो आपका खत्म हो जाता है। इसका एक और बड़ा प्यारा लॉजिक है जिसको हम चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल लॉ। अब हमने फंडामेंटल लॉ पढ़ा हुआ है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या है, ये है जी कोज अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसको भी आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ उसके बिहाइंड भी आपके पास लॉजिक चाहिए। अगर मैं कह देता हूं जी मेरा अल्फा यहाँ पे क्या है 0, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस बीटा। जहां जहां अल्फा है वहां 0 पुट कर दें, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन 0 साइन बीटा। जहां जहां अल्फा है वहां पे हमने क्या पुट किया 0। हम जानते हैं साइन 0 क्या होता है 0, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। कोस 0 हमारे पास क्या होता है 1, सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू कोस बीटा प्लस 0, सो दैट इज इक्वल टू कोस बीटा। सो यहां हम लिख सकते हैं कोस ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस बीटा। सो टॉपिक हमारा फंक्शन ही था, फंक्शन के ऊपर हमारा लास्ट जो डेफिनेशन थी वो थी इवन और ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए मैंने जानबूझ के कोस क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज अक्सर बच्चों का जो सवाल आता है कि सर कोस के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो क्यों खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको दो लॉजिकल आंसर दे दिए, वन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट एंड अदर विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने सारी की सारी जो डिस्कशन की चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस के ऊपर। अगला जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज 1.1 इसके ऊपर हम बात करेंगे। होप मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि आप इस लेक्चर को बड़ा एंजॉय करेंगे, स्पेशली जो हमने लॉजिक भी आपको दी है कि फंक्शन में हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म होता है तो क्यों होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।